आज हम आनंद यादव के बहुचर्चित उपन्यास जूझ का एक अंश पढ़ेंगे। इस आत्मकथात्मक उपन्यास में एक किशोर के देखे व भोगे ग्रामीण जीवन के खुरदरे यथार्थ का मर्मस्पर्शी चित्रण तो है ही, इसके साथ ही निम्न मध्यम वर्गीय ग्रामीण समाज और लड़ते जूझते किसान मजदूरों के संघर्ष की भी अनोखी अनोखी झांकी है। लेखक के पिता ने उसे पाठशाला जाने से रोक दिया तथा खेती के काम में लगा दिया। उसका मन पाठशाला जाने के लिए तड़पता था, परंतु वह पिता से कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखता था, क्योंकि उसे पिटाई का डर था। यह वह जानता था कि सिर्फ खेती से कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि इससे मिलने वाला लाभ क्रमशः घट रहा था। उसने सोचा था पढ़ लिख जाने के बाद नौकरी लगने पर घर में कुछ पैसे आ जाएंगे। ईख पेरने के लिए गांव में कोल्हू सबसे पहले उन्हीं के द्वारा चलाया जाता था, क्योंकि उसके पिता को सबसे पहले गुड़ बनाकर बेचना होता था ताकि अधिक कीमत मिल सके, जबकि समय से पहले ईख काटने से उसमें रस कम निकलता था। इस वर्ष भी लेखक के पिता ने दिवाली के तुरंत बाद ही काम शुरू कर दिया, अतः ईख पेरने का काम सबसे पहले संपन्न हो गया। खेती के काम से मुक्त होने के बाद खाली समय में लेखक कंडे थापने के लिए अपनी माँ को बाल्टी में पानी भर भर कर दे रहा था। अच्छा मौका देखकर लेखक ने माँ से पढ़ाई की बात की। माँ ने अपनी लाचारी प्रकट करते हुए कहा कि तेरी पढ़ाई लिखाई की बात करने पर तुम्हारा दादा बरहेला सुअर की तरह गुर्राता है। लेखक ने सुझाव दिया कि वह दत्ताजी राव से उसकी पढ़ाई के बारे में बात करे, शायद उनसे उनके समझाने से पिता मान जाएं। माँ बच्चे की तड़पन समझती थी, इसलिए वह तैयार हो गई। दोनों शाम को दत्ताजी राव जी के पास गए। माँ ने उन्हें सारी बात बताई कि दादा स्वयं खेती का काम नहीं करता और उसने बच्चे की पढ़ाई बंद करवाकर उसे खेती के काम में लगा दिया है, ताकि वह सारे गांव में आज़ादी से घूमता रहे। लेखक ने दत्ता जी को कहा कि यदि वह अब भी कक्षा में पढ़ने लगे तो 2 महीने में 5वीं कक्षा पास कर लेगा। इस तरह उसका साल बच जाएगा। पहले ही उसका एक साल खराब हो चुका था। राव ने कहा कि घर आने पर अपने दादा को मेरे पास भेज देना और घड़ी भर बाद तुम भी आ जाना। माँ बेटा ने राव से प्रार्थना की कि हमारे यहाँ आने की बात उसे मत बताना। राव ने उन्हें निर्भय होकर जाने को कहा। रात को दादा के घर आते ही माँ ने कहा कि वह साग सब्जी देने देसाई सरकार के यहाँ गई थी, तो उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया, खेत से आ जाने पर इधर भेज देना। यह सुनकर दादा तुरंत चला गया। आधा घंटे बाद लेखक भी उन्हें खाना खाने के लिए बुलाने के बहाने चला गया। राव ने लेखक से पूछा कि कौन सी कक्षा में पढ़ता है रे तू। लेखक ने बताया कि वह 5वीं में था, पर अब स्कूल नहीं जाता क्योंकि दादा ने मना कर दिया है। उन्हें खेतों में पानी लगाने वाला चाहिए था। देसाई ने दादा को खूब फटकार लगाई और कहा कि तुम्हारा ध्यान खेती में नहीं है। बीवी बच्चों को खेत में जोत कर स्वयं खुले सांड की तरह घूमता है। अपनी मस्ती के लिए लड़के के भविष्य की बलि चढ़ा रहा है। उसने लेखक को कहा कि कल सवेरे से पाठशाला जा तथा मन लगाकर पढ़। यदि यह मना करे तो मेरे पास आना, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। लेखक के पिता ने उस पर गलत आदतों का आरोप लगाया, परंतु लेखक ने अपने उत्तर से दत्ता जी राव को संतुष्ट कर दिया। दत्ता ने लेखक से पूछा कि कभी तुम फेल तो नहीं हुए। लेखक ने कहा नहीं। तब उसे पाठशाला जाने का आदेश देकर घर भेज दिया। बाद में दादा को समझाया और दादा ने भी पाठशाला भेजने के लिए हामी भर दी। घर आते ही दादा ने लेखक से वचन ले लिया कि दिन निकलते ही पहले खेत में जाना और वहीं से पाठशाला पहुंचना। पाठशाला छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराना और खेतों में ज़्यादा काम होने पर पाठशाला से गैर हाजिर रहना पड़ेगा। लेखक ने सभी शर्तें स्वीकार कर ली। लेखक 5वीं कक्षा में जाकर बैठने लगा। कक्षा के 2 लड़कों को छोड़कर सभी नए बच्चे थे। वह पुरानी किताबों को थैले में भर लाया।
कक्षा के शरारती लड़कों ने उसका गमछा छीनकर उसे सिर पर लपेटकर मास्टर की नकल उतारनी शुरू कर दी। तभी मास्टर जी आ गए तो गमछा मास्टर जी की मेज पर रख दिया। बीच की छुट्टी में लड़कों ने उसकी धोती खोलने की कोशिश की। वे उसे तरह तरह से परेशान करते रहे। उसका मन उदास हो गया। उसने माँ से नई टोपी और 2 नाड़े वाले जांघिया मंगवा लिए। धीरे धीरे उसका लड़कों से परिचय बढ़ गया। इस कक्षा में वसंत पाटिल नाम का एक कमजोर शरीर वाला होशियार लड़का था। वह शांत स्वभाव का था तथा हमेशा पढ़ने में लगा रहता था। मास्टर ने उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया था। लेखक भी उसकी तरह पढ़ने में लगा रहा और शीघ्र ही गणित में होशियार हो गया। दोनों में दोस्ती हो गई। न व सौंदलेकर मराठी पढ़ाते थे। सुरीले कंठ, छंद व रसिकता के कारण वे कविता बहुत अच्छी पढ़ाते थे। लेखक उनसे बहुत प्रभावित था। खेत में पानी लगाते समय व ढोर चराते समय वह मास्टर की तरह कविताएं गाता था। उसी समय उसे अनुभव हुआ कि अन्य कविताएं भी इसी तरह पढ़ी जा सकती हैं। लेखक को महसूस हुआ कि जहाँ पहले उसे अकेलापन खटकता था, अब उसे एकांत अच्छा लगने लगा, क्योंकि एकांत के कारण वह ऊंची आवाज में कविता गा सकता था। मास्टर को लेखक का कविता गायन अच्छा लगा। उन्होंने उससे कक्षा छठी सातवीं तथा विद्यालय के समारोह में भी गवाया। मास्टर स्वयं कविता रचते थे। मास्टर ने दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर कविता लिखी। यह देखकर लेखक को लगा कि वह भी कविता लिख सकता है। ढोर डंगर चराते हुए वह तुकबंदी करने लगा। वह लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर या पत्थर की शिला पर कंकड़ से कविता लिखता और फिर मास्टर को लिखकर दिखाता। वे उसे कविता के शास्त्र के बारे में समझाते। वे उसे कविता संग्रह देते। वे उसे छंद, अलंकार, लय का ज्ञान कराते। इस प्रकार लेखक को मास्टर की निकटता मिली और उसकी मराठी भाषा में सुधार आने लगा। शब्दों का महत्व उसकी समझ में आने लगा। तो यह था पाठ का सारांश।